17 जनवरी 1950 बोस्टन में एक आम सी रात। सतह के नीचे लालच और महत्वाकांक्षा से प्रेरित 11 लोगों ने सदी का सबसे बड़ा अपराध किया। अमेरिकी इतिहास की सबसे सावधानी से प्लान की गई डकैतियों में से एक। 35 मिनट से भी कम समय में वे आज के हिसाब से 30 मिलियन से ज्यादा की रकम लेकर गायब हो गए। ये एक ऐसी डकैती की कहानी है जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक ऐसी कहानी जिसने हॉलीवुड की सबसे सफल फिल्मों में से एक को प्रेरित किया। एक ऐसा ऑपरेशन जो बाद में सिर्फ एक आदमी की दुश्मनी की वजह से नाकाम हो गया। ये है ग्रेट ब्रिंक्स डकैती की कहानी, असली ओशंस। म्यूजिक 11। 1940 के दशक में बोस्टन में एक मशहूर इमारत थी। एक ऐसी इमारत जो ऐतिहासिक महत्व के लिए नहीं बल्कि इसलिए मशहूर थी क्योंकि यह खास इमारत लाखों डॉलर कैश, चेक और दूसरी कीमती चीजों को रखने वाले एक बड़े सेफ का काम कर रही थी। यह इमारत ब्रिंक्स की थी, जो बोस्टन, मैसाचुसेट्स में स्थित एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी कंपनी थी। उस समय ब्रिंक्स की इमारत को पूरे देश की सबसे सुरक्षित इमारतों में से एक माना जाता था। एक ऐसा सेफ जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसे चुनौती दे। हालांकि कोई पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। एंथनी पिनो, बोस्टन के नॉर्थ एंड में छोटी मोटी के लिए जाना जाने वाला एक पेशेवर अपराधी, ब्रिंक्स में सेंध लगाने के बारे में सोचने लगा। 1947 में इमारत के बारे में महीनों उन्हें ताकतवर लोगों की जरूरत थी। इसलिए वे जोसेफ स्पेक्स ओकीफ और स्टैनली गैशियोरा को लाए, जो ऐसे सख्त लोग थे जो किसी को भी डरा सकते थे। विंसेंट कोस्टा, पिनो का साला, पहरेदार के तौर पर काम कर रहा था। जॉन बैनफील्ड, मैकिनेस का एक भरोसेमंद आदमी, गेटअवे ड्राइवर होगा। अपनी टीम को पूरा करने के लिए उन्होंने जेम्स इग्नेशियस फार्डी को भर्ती किया, जो हथियारबंद डकैती का मास्टर था। एडोल्फ माफी, माइकल विंसेंट कीगन, थॉमस फ्रांसिस रिचर्डसन और हेनरी बेकर, इनके जुड़ने से 11 आदमी। हर किसी के पास अपनी अपनी स्किल्स और मकसद थे, जो एक ऐसी दौलत की भूख से एकजुट थे जिसे पाना नामुमकिन लग रहा था। जब क्रू को इकट्ठा करने का काम पूरा हो गया तो पिनो को एक प्लान की जरूरत थी। उसे पता था कि इसे समझने में महीनों लग सकते हैं, लेकिन उसके और टीम के पास दुनिया का सारा समय था। क्रूज प्लान एकदम सही होना चाहिए था, बिना किसी सबूत के जल्दी से अंदर जाना और बाहर निकलना। लेकिन एक परफेक्ट प्लान में ऑब्जर्वेशन से लेकर भरोसेमंद अलीबी तक ध्यान से किए गए कदम शामिल होने चाहिए। डकैती से पहले के महीने ध्यान से प्लानिंग करने में बीत गए। पिनो ने शेड्यूल, शिपमेंट, रोजाना के रूटीन, यहाँ तक कि लाइट के जलने बुझने के तरीके का भी अध्ययन किया। उसकी सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि पैसा दूसरी मंजिल पर था, जिसकी रखवाली 5 ताले वाले दरवाजे कर रहे थे। लेकिन पिनो के पास एक प्लान था। उसने और उसके क्रू ने काम के घंटों के बाद बिल्डिंग में सेंध लगाई, एक एक करके ताले वाले सिलेंडर चुराए। उन्होंने इन चुराए गए सिलेंडरों का इस्तेमाल चाबियां बनाने के लिए किया, फिर ध्यान से असली सिलेंडर वापस रख दिए ताकि उनके घुसने का कोई निशान न रहे। उन्होंने एक हरी 1949 फोर्ड स्टेक बॉडी ट्रक भी चुराई, जिसका इस्तेमाल उन्होंने भागने के लिए किया। उन्होंने नवंबर और दिसंबर का महीना अपने भागने के रास्ते को परफेक्ट बनाने में बिताया। तब तक प्रैक्टिस की जब तक हर मोड़ और स्टॉप उनके दिमाग में बस नहीं गया। उन्होंने अपने भेस भी डिजाइन किए, नेवी पीकॉक, दस्ताने, शॉफर की टोपियां और रबर के हेलोवीन मास्क जो उनके चेहरों को पूरी तरह से छिपा देते थे। उन्होंने कई कोशिशें की, करीब पहुंचे, लेकिन हमेशा पीछे हट गए, सही पल का इंतजार करते रहे। आखिरकार 17 जनवरी 1950 को वे तैयार थे। क्रू रॉक्सबरी में मिला, ट्रक में चढ़ा और अपने टारगेट की ओर चल पड़ा। ब्रिंक्स डिपो के अंदर क्रू ने सटीकता से काम किया। उन्होंने कर्मचारियों को जमीन पर गिरा दिया, उनके हाथ बांध दिए और उनके मुंह पर टेप लगा दिया। सिर्फ 35 मिनट में उन्होंने तिजोरी खाली कर दी। 1.5 मिलियन डॉलर। सायरन बजने लगे और डकैती के कुछ ही मिनटों में पुलिस अधिकारी और FBI के स्पेशल एजेंट ब्रिंक्स बिल्डिंग पर पहुंच गए। लेकिन उनका सामना एक डरावनी चुप्पी से हुआ। डरे हुए कर्मचारी कोई उपयोगी जानकारी नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि लुटेरे पेशेवर थे, उनके हाव भाव सधे हुए और लगभग रोबोट जैसे थे। वे बहुत कम बोले, बस एक मास्क,
टेप और एक फेंकी हुई टोपी छोड़ गए। हालांकि एक कर्मचारी ने 4 बंदूकों का जिक्र किया, जिनमें से एक का सीरियल नंबर भी बताया। अधिकारियों को एक शुरुआती बिंदु मिल गया था। 2 हफ्ते बाद मिस्टिक नदी के पास खेल रहे लड़कों के एक समूह को चोरी की एक बंदूक जंग लगी और बेकार हालत में मिली। अगले दिन एक पुलिस अधिकारी को एक और बंदूक मिली, जो अपनी खराब हालत के कारण बेकार निकली। उन्होंने संभावित सुरागों के साथ साथ ब्रिंक्स के पुराने और मौजूदा कर्मचारियों से पूछताछ शुरू की। ब्रिंक्स ने जानकारी देने वाले को $100,000 का इनाम भी देने की पेशकश की। आखिरकार लोगों ने बात करना शुरू किया। एक गवाह ने डकैती के दिन ब्रिंक्स बिल्डिंग के पास खड़ी एक हरे रंग की फोर्ड ट्रक का वर्णन किया, जिस पर कैनवास की छत लगी थी। 1 महीने की रिसर्च के बाद मैसाचुसेट्स के स्टोटन में एक कचरे के ढेर में ट्रक के पुर्जे मिले, जिससे ट्रक की पहचान की पुष्टि हुई। लेकिन वह जगह सिर्फ 2 आदमियों की ओर इशारा कर रही थी, जो अधिकारियों की नजर में थे, ओकीफ और गसियोरा। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने दावा किया कि वे शाम 7 बजे के आसपास बोस्टन में शराब पीने गए थे। कोई ठोस सबूत न होने के कारण अधिकारियों को उन्हें छोड़ना पड़ा। लेकिन उसी साल जून से पिनो और उसके गिरोह के लिए हालात खराब होने लगे। पिनो के गिरोह के लिए ब्रिंक्स बिल्डिंग को लूटना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन इससे भी मुश्किल था पूरे 6 साल तक नजर से दूर रहना। गिरोह में 2 सदस्य ऐसे थे जो अपनी आपराधिक इच्छाओं को रोक नहीं पाए। ओकीफ और गुचिरा लगातार रोड ट्रिप पर जाते रहे, जो चोरी के लिए एक कोड था। पेंसिल्वेनिया में अपनी एक रोड ट्रिप के दौरान दोनों पकड़े गए और गिरफ्तार हो गए। ओकीफ को 3 साल की सजा हुई और गुइरो को 5 से 20 साल की जेल हो सकती थी। जब वे अपनी सजा काट रहे थे तो FBI ने एक अजीब पैटर्न देखा। दोनों अपने परिवारों को वापस नहीं लिख रहे थे। हालांकि वे बोस्टन में पुरुषों के एक ग्रुप को लिख रहे थे और उनसे अपने लीगल डिफेंस फंड के लिए सपोर्ट मांग रहे थे। इस ग्रुप में पिनो, मैकिनस, मैपी और बेकर शामिल थे। वही ग्रुप जिससे डकैती के अगले हफ्तों में पूछताछ की गई थी, अब कई महीनों बाद एक दूसरे को लिख रहा था। अधिकारियों को पता था कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत उस ग्रुप को आगे की पूछताछ के लिए वापस बुलाया। पिनो ने दावा किया कि वह शाम 7 बजे तक घर पर था, जिसके बाद वह पास की एक शराब की दुकान पर गया, जो किसी और की नहीं बल्कि जोसेफ मैकिनस की थी। इस कहानी की पुष्टि बोस्टन के एक पुलिस अधिकारी ने की, जो दुकान पर मौजूद था। माफी कोई अलीबी नहीं दे सका, लेकिन बेकर ने जोर देकर कहा कि वह शाम 7 बजे घर पर अपने परिवार के साथ खाना खा रहा था, जिसके बाद वह 2 घंटे की सैर के लिए निकला, जिसके दौरान उसने दावा किया कि उसकी किसी से मुलाकात नहीं हुई। हथियारबंद डकैती विशेषज्ञ जेम्स फराद ने दावा किया कि वह शाम 5:10 बजे से 7:45 बजे के बीच शराब पी रहा था। जॉन बैनफील्ड ने कहा कि वह नए साल की शाम से ही नशे में था। फिर भी एक पूर्व गर्लफ्रेंड ने बताया कि उसने उसे डकैती की रात बिल्कुल होश में देखा था। अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो एक साफ पैटर्न है। शाम 7 बजे के आसपास हर संदिग्ध ने खुद ही जगह बदलने का फैसला किया था, जिससे शाम 7:10 बजे से 7:23 बजे के अहम समय के दौरान, जो कि डकैती का सही समय था, उनके ठिकाने का पता लगाना मुश्किल हो गया था। जेल में ओकीफ और गुशिरा शांत रहे और उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। 25 नवंबर 1962 को मामले की जांच के लिए एक फेडरल ग्रैंड जूरी बुलाई गई। चूंकि फेडरल कानून की समय सीमा तेजी से खत्म हो रही थी, इसीलिए अधिकारियों को उम्मीद थी कि यह ग्रैंड जूरी गवाहों या खुद संदिग्धों से जानकारी निकलवाएगी। लेकिन जूरी के पास काम करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। जनवरी 1963 तक, डकैती के 3 साल बाद, जूरी ने यह निष्कर्ष निकाला कि किसी को भी गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। पिनो का गिरोह सुरक्षित था, लेकिन उनके पास अभी भी 3 साल और थे। गिरोह के लिए 3 साल 3 दशकों जैसे लग रहे थे। अगले साल ओकीफ जेल से अंदर बाहर होता रहा। हर बार वह उसी ग्रुप के लोगों से संपर्क करता और उन पर पैसों के लिए दबाव डालता। हर बार वे लोग और ज्यादा नाराज होते गए। बोस्टन में तनाव का माहौल था। मार्च 1954 में ओकीफ की वापसी हुई और उसने दूसरे संदिग्धों से दोबारा मिलने में जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। 2 महीने बाद ओकीफ
ओकीफ ने अपने एक साथी के साथ मिलकर एक अजीब हरकत की। उन्होंने पिनो के बहनोई कोस्टा को किडनैप कर लिया और उसे एक होटल के कमरे में बंदी बनाकर रखा। 2 दिन बाद फिरौती की रकम मिलने के बाद उन्होंने कोस्टा को छोड़ दिया। पुलिस पूछताछ के दौरान सभी ने अनजान होने का दावा किया, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी, ओकीफ एक मुसीबत बन गया था और उसे निपटना जरूरी था। 5 जून 1954 को ओकीफ खुद को अपनी पहली हत्या की कोशिश के केंद्र में पाया। एक संदिग्ध कार पास आई। खतरा भांपते हुए वह सहज रूप से अपनी सीट पर झुक गया और बाल बाल गोलियों से बच गया जिन्होंने विंडशील्ड को तोड़ दिया। ये तो बस शुरुआत थी। ठीक 2 दिन बाद हत्या की दूसरी कोशिश हुई। इस बार ओकीफ को सीने में गोली लगी, लेकिन वह किसी तरह बच गया। अपनी हालत को समझते हुए उसने बोस्टन से भागने का फैसला किया। हालांकि उसकी आजादी ज्यादा समय तक नहीं रही, क्योंकि उसे हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। अपनी पैरोल का उल्लंघन करने के कारण उसे 2 साल जेल की सजा सुनाई गई। पिनो जानता था कि उसके 10 साथी आखिरकार उसे ढूंढ निकालेंगे। जनवरी 1955 में भागने में मदद करने वाला ड्राइवर बैनफील्ड की नेचुरल कारणों से मौत हो गई। एक कम हुआ, 10 और बाकी थे। म्यूजिक, जबकि अधिकारियों को लग रहा था कि वे संदिग्धों को पकड़ रहे हैं, उन्हें अभी तक कोई पैसा नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने ग्रुप के अंदर बढ़ते तनाव को किसी से बात करवाने के मौके के तौर पर देखा। जेल में ओकीफ अभी भी दूसरे संदिग्धों को फाइनेंशियल मदद मांगने के लिए चिट्ठियां लिख रहा था। हर चिट्ठी को नजरअंदाज किए जाने से उसकी निराशा बढ़ती गई। समय बीत रहा था। FBI एजेंट अपनी खोज में लगे हुए बार बार ओकीफ से मिलते रहे, इस उम्मीद में कि वह अपनी चुप्पी तोड़ेगा। दिसंबर 1950 तक एक बदलाव आया। ओकीफ का अपने पुराने साथियों के लिए नफरत बढ़ गई। 6 जनवरी 1956 को ओकीफ एजेंटों के साथ बैठा और उसने वे अहम शब्द कहे, ठीक है, आप क्या जानना चाहते हैं? पिनो और उसके गैंग ने 5 साल 11 महीने और 20 दिन इंतजार किया था। वे पैसे को अपना बनाने से सिर्फ 11 दिन दूर थे। 11 दिन। 12 जनवरी को जाल कस गया। बेकर, हेगन, मैफी, कोस्टा, मैकिनेस और पिनो सभी म्यूजिक पकड़े गए। अगले दिन सफॉक काउंटी की ग्रैंड जूरी ने पूरे गैंग के खिलाफ आरोप तय किए, जिसमें ओकीफ को मुख्य गवाह बनाया गया। फीडर और रिचर्डसन भाग गए और FBI की सबसे ज्यादा वांटेड लिस्ट में भगोड़े बन गए, लेकिन उनकी आजादी ज्यादा समय तक नहीं रही। वे डॉर्चेस्टर के एक अपार्टमेंट में छिपे हुए पकड़े गए। गुइरो को मैसाचुसेट्स की जेल में भेज दिया गया। 9 जुलाई को वह फिसल गया और सेल में उसका सिर दीवार से टकरा गया और कुछ घंटों बाद उसकी मौत हो गई। 2 खत्म, 9 बाकी। बाकी लोगों का ट्रायल 6 अगस्त को बोस्टन में शुरू हुआ। हर किसी को हथियारबंद डकैती के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही साजिश, चोरी और घर में घुसने के लिए 2 से 10 साल की अतिरिक्त सजा भी दी गई। ओकीफ अकेला था जिसने अपना जुर्म कबूल किया। उसे सिर्फ 4 साल की हल्की सजा मिली। 11 खत्म। लेकिन एक सवाल है जिसका जवाब हमने अभी तक नहीं दिया है। पैसा कहाँ है? 3 जून 1956 को बाल्टीमोर में पुलिस ने नकली नोट चलाने के शक में एक आदमी को पकड़ा। तलाशी के दौरान अधिकारियों को उसके पास से $1000 से ज्यादा मिले। हालांकि जांच तब और गहरी हो गई जब उन्हें उसके होटल के कमरे में लगभग $4000 छिपे हुए मिले। बरामद कैश में से पुलिस ने म्यूजिक $4145 के सीरियल नंबरों का मिलान उस कुख्यात ग्रेट ब्रिंक्स डकैती में चोरी हुए नोटों से किया। दबाव में उस आदमी ने अपने साथी का नाम बताया, जिसे फैट जो के नाम से जाना जाता था। अधिकारियों ने तुरंत फैट जो का पता लगाया, जिससे वे एक दीवार के पैनल के पीछे छिपे एक मेटल के कंटेनर तक पहुंचे। इस कंटेनर के अंदर लगभग 60,000 कैश के ढेर थे, जिनकी पहचान ब्रिंक्स डकैती से हुई थी। ज्यादातर पैसा खराब हालत में मिला। इन सब चीजों के मिलने के बावजूद चोरी हुए पैसे में से 8.1 मिलियन से ज्यादा आज भी गायब हैं। सब्सक्राइब करें और हम